अब बच्चे कई साल है, हर साल ऐसा करते हैं, किसी एक राइटर की बुक लेकर आते हैं, उसमें सवाल पूछते हैं। अब पूरी एक किताब किसी एक ही टीचर ने लिख रखी है, तो उसने फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन भी सेट कर रखे हैं। उन सवालों को लगाने की बजाय जो कि किसी एक टीचर ने खुद ही बना रखे हैं, बेहतर है कि आप अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर किसी किताब से लगा लिए, एनसीईआरटी के एमसीक्यू लगा ली, तो आप दूसरे स्टेट के सवाल लगा दो। आए हुए सवाल लगाना बहुत बेहतर होता है किसी के बनाए हुए सवाल लगाने से। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में नीट प्रिपरेशन की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, डेली लगभग अच्छे खासे बच्चों के मैसेज आते हैं कि लॉकडाउन में वो प्रिपरेशन नहीं रही। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता चला जा रहा है, जबकि वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे कोचिंग में। अब क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा है ना, ऐसा अभी फ़िलहाल में नहीं हुआ। 1918 में कभी स्पेनिश फ्लू आया था, अब सब के लिए पहली बार है, सब अपने घर में हैं। अब नीट का एग्ज़ाम होने वाला था मई में, जो कि अब पता नहीं कब तक के लिए पोस्टपोन हुआ है। मई जून में तो उम्मीद है कि शायद नहीं हो पाएगा। तो ये जो 2 महीने का टाइम एक्सटेंड हुआ लगभग, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब भी, तो अब इसमें 2 बातें हैं। वो बच्चे जिनका अभी बहुत सही चल रहा था लॉकडाउन से पहले, तो इधर इन 2 महीने में वो किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, बहुत डिपेंड करेगा उनकी नीट में रैंक पर। और इधर वो बच्चे जो कि फरवरी मार्च तक ये सोच रहे थे कि इस बार तो उनका नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है और नीट की डेट आ ही चुकी है, मई में होने वाला है, अब उनको भी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो इधर मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आएंगे रिजल्ट्स में। अगर ये टाइम जो लॉकडाउन का चल रहा है, जिसमें कि हर एक आदमी डेली नई न्यूज़ सुनता है कि वहाँ पर केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं और वहाँ पर एरिया सील कर दिया गया है, तो पैनिक है सब लोग। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए कि नीट एस्पिरेंट के लिए ये बहुत बेहतरीन टाइम है, मतलब कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को। क्योंकि अभी जब कोचिंग चल रही थी तो अच्छा खासा टाइम हमारा कोचिंग में ही निकल जाता था, फिर शाम को आके हम पहले कोचिंग का रिवाइज करते थे, सेल्फ स्टडी का टाइम काफ़ी कम मिल रहा था। और जब तक ये लॉकडाउन हुआ है तो लगभग कोर्स ख़त्म ही हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रह गया, लगभग ज़्यादातर कोचिंग का कोर्स ख़त्म ही हो चुका है। तो इधर अगर हम लॉकडाउन का टाइम थोड़ा सा अपना प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बना के तैयार करें तो उम्मीद है कि हम काफ़ी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे सुबह उठ रहे हैं और रात तक पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी वो ये बोल रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं है जो फरवरी मार्च में था। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे उस दौरान। तो मुझे लगा कि आपसे बात शेयर करनी चाहिए कि इस लॉकडाउन के टाइम को कैसे एक नीट की तैयारी करने वाला बच्चा अपने लिए बेहतर बना सकता है। तो उसका फिर तरीका ये रहना चाहिए, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, कि आप अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करो कि कम से कम डेली मुझे 12 घंटे की तैयारी करनी है ना। और उस 12 घंटे की तैयारी को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे मैं मान के चल रहा हूँ मैं डेली 12 आवर्स की स्टडी करूँगा और इन 12 आवर्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। 6 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए और 6 आवर्स किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए। अब इसमें भी 2 बातें हो सकती हैं, जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि 2 ही सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट तो 3 है और डेली एक सब्जेक्ट पढ़े तो कैसा रहेगा। देखो, अगर आप डेली एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, सपोज आप रात में लेट तक पढ़ते हो, सुबह आप 9 बजे सो के उठते हो, 10 बजे तक आप सारी चीज़ों से फारिग होकर अपनी टेबल पर बैठ गए पढ़ने के लिए। पहली बात तो जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो बाकी फैमिली मेम्बर्स से आपका रूम या आपकी टेबल थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। कोशिश करेंगे आप सबसे अलग ही बैठें, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में कोई ना एक आपका न्यूज़ सुन रहा होगा या फिर गाने चल रहे होंगे, तो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। खुद हर एक बंदे पर अपना एक मोबाइल रहता है, वो सो के उठते ही सबसे पहले आदमी अपने नोटिफिकेशन से देखता है, नेट ऑन करके कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मुझे क्या क्या मैसेजेस, इंस्टाग्राम पर आए हुए हैं। तो बहुत बेहतर है कि सुबह उठ के मोबाइल टच नहीं करना है। आप अपना नहा धो के फारिग होइए, नाश्ता करिए और मोबाइल को ऑफ ही रहने दें, बेहतर अपने पास ही ना रखें। और अगर आपने अपने पास रखा, नेट तो बिल्कुल ऑन नहीं करना है। इस वक्त जो डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह मुझे लग रही है, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी तरीके से बच्चा घर में है, हर आदमी का इंटरनेट चल रहा है, तो वो बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है वो भी बीच में नोटिफिकेशन देख रहा है किस कंट्री में कितने केसेस हुए हैं और कहाँ पर नए केसेस आए हैं, कितने रिकवर हुए हैं, कितनी डेथ हुई है। अब एक नीट की तैयारी करने वाला बच्चे से 2 महीने के बाद इतना बड़ा कॉम्पिटिशन देना है, उसके लिए अभी फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हर एक घंटे के 2 घंटे के अपडेट्स लेता रहे, है ना। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। वापस टॉपिक पर आता हूँ, मैं कह रहा था कि आप बताइए, मान लो कि मुझे डेली कम से कम 12 घंटे की तैयारी करनी है। अब अगर आप 12 घंटे ऑलरेडी पढ़ रहे थे या 14 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है।
मैं उन बच्चों के लिए खास तौर से बात कर रहा हूँ जो कि अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका कम हुआ है, वो थोड़े से परेशान है कि इस दौरान वो पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है जो फरवरी मार्च में उनके अंदर था। तो 12 घंटे के टाइम को आप 6 आवर्स के स्लॉट में डिवाइड करेंगे। इसमें 2 सब्जेक्ट इसलिए कि अगर आप सुबह से लेकर रात तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो फिर वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, शाम होते होते आपकी स्पीड काफ़ी कम होने लगी, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट लेके चलोगे, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप तीनों ही पढ़ रहे हैं, तो फिर पर सब्जेक्ट टाइम इतना कम रहेगा आपको पता नहीं चलेगा और टाइम 2 सब्जेक्ट का स्टार्ट हो जाएगा। 6 घंटे में ये है कि आप कम से कम कोचिंग की अपनी कॉपी और एनसीईआरटी लगभग अच्छा खासा चैप्टर आप कवर कर सकते हो। मतलब इतना तो हो सकता है 6 घंटे में आप चैप्टर खत्म कर लो और अगले स्लॉट में आप एमसीक्यूज उसके लगा सको। तो मेरे हिसाब से बेहतर है कि आप अपने पूरे टाइम टेबल को 12 घंटे में डिवाइड करें और उसमें 6 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए देंगे, 6 घंटे 2 सब्जेक्ट के लिए देंगे। अब ये जो एक सब्जेक्ट के लिए 6 आवर्स है उसमें भी ये बेहतर रहेगा कि आप 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बना लें। मतलब एक बार जब आप टेबल पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। जैसे आप 9 बजे सो के उठ रहे हैं, आप रात में लेट तक पढ़ रहे हैं ना, घर वाले सभी लेट सो के उठ रहे हैं तो आप भी उसी हिसाब से उठ रहे हैं। 10 बजे आप अपने टेबल पर हैं बिना इंटरनेट ऑन किए, तो 10 से 11, 12, 1 कम से कम 3 घंटे की फ्लैट आपकी स्टडी होनी चाहिए। इस बीच ना आप कोई नोटिफिकेशन चेक करेंगे ना आप इंटरनेट ऑन करेंगे। मैं तो कहूँगा एयरप्लेन मोड पर लगा के बैठे, आप किसी की कॉल भी नहीं लेंगे। इधर लॉकडाउन में सब अपने अपने घर में, कोई सी इंपॉर्टेंट कॉल आपके पास आने वाली भी नहीं है। 1 बजे तक जब आप पढ़ लें उसके बाद फिर आप उठें, 1 घंटे के अंदर आप अपना इंटरनेट भी देख लें, दोपहर का खाना भी खा लें और बाकी घर वालों से आप इंटरेक्ट भी कर लें, जो उनसे बातें आपको डिस्कस करनी है, घर की बातें हैं और ये जो चारों तरफ चल रहा है जिसमें काफ़ी लोग पैनिक भी, ये सब बातें आप कर सकते हैं। और 2 बजे आप फिर से पढ़ने बैठ जाएं, 3-4 कम से कम 5 बजे तक। मतलब जब आप पढ़ने बैठेंगे लगातार आप 3 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम भी 3 घंटे का होगा। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट या टॉपिक तैयार नहीं करना है, तैयारी के दौरान आपके माइंड और आपकी बॉडी की भी तैयारी होती है। आपको आदत होनी चाहिए 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के लगातार पढ़ने की। तो उसके लिए जरूरी है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे आप 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे और उस दौरान आप मोबाइल भी अपना नहीं छुएंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप बात को ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा इस वक्त इंटरनेट का है। इंटरनेट से आपको दूर रहना है, खासतौर से जब आप पढ़ रहे हो। जब आपने किताब नहीं छू रहे उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब जैसे कि 6 घंटे मैंने बायो के लिए दिया और 6 घंटे मैंने फिजिक्स के लिए दिया। अब उसमें भी इंपॉर्टेंट ये, जैसे कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि उधर उनकी फरवरी मार्च तो बहुत अच्छी तैयारी थी, अब उनका कॉन्फिडेंस में थोड़ा कम लग रहा है। उसकी वजह ये क्योंकि सुबह से रात तक का टाइम आपके पास अच्छा खासा टाइम होने की वजह से पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो अपनी कोचिंग की कॉपी को बार बार पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बार बार पढ़ रहे हैं और दूसरी किताबों से भी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। किसी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, रिफ्रेशर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक चैप्टर को 5 जगह से पढ़ रहे हो तो नो डाउट आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप उस चैप्टर को पढ़ के 5 किताबों से सवाल लगा लो। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुझे सवाल कैसे लगाने हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, आपसे क्लासरूम में बच्चों को बताते रहता हूँ कि 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपने कोई भी एक चैप्टर तैयार किया, जैसे आपने रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ा, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू देखें, जबकि आपके टीचर ने भी एमसीक्यूज को दिमाग में रखते हुए आपको चैप्टर पढ़ाया होगा, और आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू देखेंगे। जब आप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगा रहे हैं, बहुत सारी कंपनी सीधे किताब छाप रही है एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू, लेकिन जब आप उनके सवाल देखते हो तो उसके अंदर एनसीईआरटी से बाहर के भी सवाल नजर आते हैं उसके अंदर। तो अब क्योंकि भाई आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, कई बार आपने पढ़ रखी है, तो सवाल लगाते में आपको सवाल पढ़कर समझ में आ जाएगा कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ये एनसीईआरटी के आसपास इन्होंने कुछ भी लिख दिया है। तो आपको ऐसे सवाल लगाने हैं जो एनसीईआरटी की थ्योरी से बने हुए, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आपको लगाने हैं। तो इतना तो वो प्लान था, जबकि एग्जाम नीट का मई में होने वाला था। लेकिन अब जैसे कि लॉकडाउन में टाइम बढ़ा है, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे आपके पास किताबें होंगी जिसमें कि स्टेट वाइड काउंटिंग होगी। 5 साल से हो रहा है नीट, और उससे पहले 2013 में हुआ था। लेकिन नीट का एग्जाम तो नीट के नाम से नहीं, दूसरे स्टेट के एग्जाम तो बहुत ही सालों से हो रहा है। पंजाब का अपना एग्जाम, उड़ीसा का था, एएमयू का हो रहा था, बीएचयू का हो रहा था, एफएमसी का हो रहा था, एआईबीएमटी का हो रहा था। तो इनके स्टेट वाइज केरल, राजस्थान के आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। नहीं मिल जाएंगे तो इंटरनेट है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो बेहतर है आप वो जो स्टेट वाइज प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं आप उनको लगा सकते हैं। उन्हें लगाने का फायदा ये होगा कि आपको उस चैप्टर के और नए काफी सारे सवाल मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर एक बात बीच में बताऊंगा, बच्चे कई सारे हर साल ऐसा करते हैं, किसी एक राइटर की बुक लेकर आते हैं, उसमें सवाल पूछते हैं। अब पूरी एक किताब किसी एक ही टीचर ने लिख रखी है, तो उसने फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन भी सेट कर रखे हैं।
उन सवालों को लगाने की बजाय जो कि किसी एक टीचर ने खुद ही बना रखे हैं। बेहतर है कि आप अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर किसी किताब से लगा लिए, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगा लिए, तो आप दूसरे स्टेट के सवाल लगा लो। आए हुए सवाल लगाना बहुत बेहतर होता है किसी के बनाए हुए सवाल लगाने से। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि बनाए हुए सवाल अगर आप लगाओगे तो उसमें थोड़ा अलग ही लेवल जाता है बच्चे। मैं एक मशवरा ये भी दूंगा, जो कि पिछले 5 साल से नीट का पेपर लगातार हो रहा है, तो उसमें बच्चा सवाल पढ़ के सीधा आंसर पर फोकस करता है। आप बाकी के 3 ऑप्शंस को भी देखो, अब क्योंकि आपके पास टाइम है कि जो एग्जामिनर ने बाकी के 3 ऑप्शन सेट किए थे वो किस हिसाब से सेट किए थे। जैसे कि अब इधर ये मोल्टिंग के लिए कॉकरोच पर वो एक्डाइसोन वाला सवाल अभी आया फिलहाल में, जबकि इससे पहले जब ये सवाल आता था मेटामॉर्फोसिस के लिए वो कौन सा हार्मोन, तो उधर कॉकरोच वाले केस में जुवेनाइल हार्मोन ऑप्शन में आ रहा था। 1-2 साल पहले इन्होंने एक्डाइसोन लफ्ज यूज किया और फिर एक्डाइसोन के नाम से सवाल भी नीट में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऑप्शंस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना है, उनसे भी आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मुझे इतनी बात बतानी थी कि 12 घंटे का कम से कम आप प्लान बनाएं, उसमें 3-3 घंटे के स्लॉट बनाएं। एक बार जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बिल्कुल भी इंटरनेट को ऑन नहीं करेंगे, ये बात आपके लिए थोड़ी जरूरी है। वो बच्चे जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है तो वो ऐसा कर सकते हैं, दिन में कोई एक टाइम फिक्स करें, स्पेशली वो वही टाइम रख सकते हैं जिस टाइम में आपका नीट का एग्जाम होना है, कि उन्हें डेली एक पेपर लगाना है, प्रीवियस ईयर का एक पेपर, फुल पेपर 180 क्वेश्चंस वाला। अब 180 क्वेश्चन वाला नीट से शुरू हुआ है, उससे पहले तो 200 क्वेश्चन का पेपर आता था। तो आप कोशिश करें कि वो 200 मार्क्स वाला या 180 क्वेश्चन वाला कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर लगाए डेली। तो उसमें आपको फायदा ये होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वो तमाम चैप्टर्स का आपका डेली एक रिविजन होता रहे। उसमें जो क्वेश्चन आपके फंसेंगे तो पेपर के बाद आप उनके सॉल्यूशंस देख लेना कि आप क्या गलती कर रहे थे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि पेपर लगाते समय जो आपसे गलती होती है वही गलती बार बार रिपीट होती है। तो बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन लगाते समय आपसे क्या गलती होती है। इधर आप 3-3 घंटे का पेपर दोगे तो फिर आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आएगा मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है। जैसे कि 90 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा 45 मिनट्स में आपको बायोलॉजी निपटानी है। अब ये तो उन बच्चों के लिए जो कि पूरा तैयार करके बैठे हैं। अब ऐसे ही बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्हें भी अब बड़ा मौका मिला है कि अच्छा खासा आपके पास टाइम मौजूद है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, साथ के साथ उसके सवाल प्रीवियस ईयर के पेपर और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगाएं। आप किसी टीचर के बनाए हुए सवाल ना लगाएं, किसी कोचिंग के बनाए हुए सवाल ना लगाएं, उनसे ऐसा कोई खास फायदा आपको नहीं होने वाला है। अगर आपके दिमाग में कोई और बात आ रही है जिसमें कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो इस 15 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है वो सब आपके साथ शेयर करूं और आपकी प्रॉब्लम्स को मैं अपनी प्रॉब्लम समझकर यहाँ पर सॉल्व करूँ।